वो दुरानी तलीम कॉलेज और एकेडमी में खासा खुश्क मिजाज मशहूर था। ख़वातीन से गैर ज़रूरी बात करना इसे पसंद नहीं था और ना ही वो जल्द बेतकल्लुफ़ होने वालों में से था। सो इसके हल्का एहबाब में लड़कियां ना होने के बराबर थी। इसके बावजूद वो अजनबी नंबर पर किसी से भी बात करते हुए खासा मोहतात हो जाता था कि शायद फ़ोन के दूसरी तरफ कोई इसके जानने वालों में से ना निकल आए। यही वजह थी कि वो रिमशा से बात करते हुए भी एहतियात बरतता था। अच्छा, तो जनाब के लाला जान मोहतरमा डॉक्टर हुरिया के इंतज़ार में उम्रियाँ बिता रहे थे। रिमशा का अंदाज़ नाकाबिले फ़हम किस्म का था। बज़ाहिर वो बड़ी खुश अखलाक़ी बरत रही थी, ताहम लहजा खासा सुलगता हुआ था। अब्दु एक तरफ फिर से ठटका, तुम्हें किसने बताया? जो हमारी नज़र में और दिल में रहते हैं, इसके बारे में हर खबर रखना पड़ती है। याद रहे, हमारी नज़र में सिर्फ तुम हो। इसका अंदाज़ सिर्फ जताने वाला था। डॉक्टर हुरिया के बारे में तुम कैसे जानती हो? मैं तो अनास, जरार, मोन्सा, मुना और मीना के बारे में भी जानती हूँ। तुम अपनी मामा, खाला और लाला के बेइंतहा लाडले हो, बल्कि लाला की जान तुम में है। मैं तो ये तक जानती हूँ। और भी जो पूछना चाहते हो पूछ लो, वो खासी फराग दिली से कह रही थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, अब्द चिढ़कर बोला। तो अब तक क्या कर रहे थे? वो इसे और भी चिढ़ाने लगी। बकवास कर रहा था। बहुत अच्छी बकवास करते हो, धीमे से लहजे में बला की खनक थी। मैं जानता हूँ। और क्या जानते हो? वो बात से बात निकाल रही थी, इसीलिए अब्द एकदम चुप सा हो गया। मुझे फ़ोन क्यों करती हो? बहुत देर बाद इसने तहम्मुल से पूछा। अच्छे लगते हो। अच्छा लगने से क्या होता है? मोहब्बत, वो बर्जस्ता बोली। और मोहब्बत क्या होती है? जब कोई दिल से बहुत करीब महसूस होने लगता है। देखिए मिस, मुझे ये दिल और मोहब्बत के किसे अट्रैक्ट नहीं करते। दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है, सो इसे यही काम करने दीजिए। फजूल काम इसके ज़िम्मे मत लगाइए, अपना नुकसान कर बैठेंगी। वो रूखे से लहजे में बोलता चला गया। हमारा इतना ख्याल रखने का शुक्रिया। वो गोया खिलखिला उठी थी। अब्द इसकी हंसी की जलतरिंग सुनकर चुप हो गया। बहुत ढीठ हो तुम, अब्द भुनाया। वो तो मैं हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जिच हुआ हो गया। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी चाहत में मुब्तला हो जाओ। ये मुमकिन नहीं, वो सफाई से बोला। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बड़ी खुशफहमी है। नहीं, खुशफहमी क्यों, वक्त साबित करेगा। तुम मेरी मोहब्बत को एक दिन तस्लीम कर लोगे। अब इजाज़त होगी क्या? इसने बड़ी नरमी से इजाज़त चाही थी। अगर फ़ोन ऐसे ही मुनक़ता कर देता तो वो दोबारा कल कॉल कर देती, और अगर फ़ोन ऑफ़ कर देता फिर तो और भी क़यामत आ जाती। वो लॉबी में रखे फ़ोन पर इसकी जान खाती रहती। अगर वो फ़ोन सुनने ना चाहता तो भी सबकी नज़रों में आ जाता। नहीं, तुरंत जवाब आया। क्यों? वो फिर से ज़ब्त ये पूछ रहा था। मेरी मर्ज़ी, मैं अभी कुछ मसरूफ़ हूँ। अपने गोया दांत पिसे अब्द। इसकी आवाज़ में वाज़ेह तहक्कुम था। तुम मुझसे बात करोगे? नहीं करूँगा। अब ने सुलगते हुए फ़ोन ऑफ़ कर दिया था। इसकी कनपटियाँ तक सुलग रही थी और वो खुद से अहद कर रहा था कि आज के बाद रिमशा इकराम से कभी बात नहीं करेगा। मगर इसके ये अहद खुद ब खुद बोझिल साबित होने लगते थे जब वो एक दफ़ा फिर से तिलमिलाते हुए इसकी फ़ोन कॉल ना सिर्फ अटेंड कर लेता था, बल्कि इसे मजबूरन बात भी करना पड़ती, वरना ऑपरेटर हारून थोड़ी देर बाद इसके रूम में जाकर इतला देने लगता। सर, आपका फ़ोन है। और इसी बात से बचने के लिए वो मोबाइल का नंबर बदलने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। वो जो इसके घर की छोटी सी छोटी बात भी जानती थी, नया नंबर ढूंढना इसके लिए कुछ मुश्किल अमर न था। आज फिर इसका मैच था। इस दिन अब्द की टीम बहुत मेहनत के बाद मैदान में उतरी थी। आज भी शायकीन ने पोस्टर्स थाम रखे थे और मुसलसल होर्डिंग की जा रही थी। चंद मंजिलें फ़िज़ा के साइन बोर्ड पकड़े चीख रहे थे। कुछ शौक मिज़ाज लड़कियां भी बराबर नाराबाजी कर रही थी। रमज़ान से पहले ये इनका आखिरी मैच था, इसी लिहाज से ये मैच अब्द और जाजिम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। जब वो अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहा था, इसी पल एक कैडेट ने इसके कान में आकर सरगोशी की। सर, रिमशा इकराम है, पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़ी हैं। उन्होंने ये मोबाइल फ़ोन दिया है, कह रही हैं कि अभी इनसे बात करें। क्या?
अब की गोया हर तरफ आग लगी थी। वो एकदम लब भींच कर गोया दहाड़ा और नन्हा सा स्टाइलिश मोबाइल इसने दीवार से दे रहा था। आज फिर इसका मैच था। इस दिन अब्द की टीम बहुत मेहनत के बाद मैदान में उतरी थी। आज भी शायकीन ने पोस्टर्स थाम रखे थे, मुसलसल होर्डिंग की जा रही थी। चंद मनचले फिजाई के साइन बोर्ड पकड़े चीख रहे थे। कुछ खुश मिजाज लड़कियां भी नाराबाजी कर रही थी। रमज़ान के पहले ये आखिरी मैच था, इसी लिहाज से ये मैच अब्द और जासिम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। जब वो अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहा था, इसी पल एक कैडेट ने इसके कान में आकर सरगोशिश की। सर, कोई रिमशा नाम है, पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़ी है। उन्होंने ये मोबाइल फ़ोन दिया है, कह रही हैं कि अभी इनसे बात करें। क्या? अब के गोया हर तरफ आग लग गई थी। वो एकदम लब भींच कर गोया दहाड़ा और नन्हा सा स्टाइलिश मोबाइल इसने दीवार से दे रहा था। तभी सौब इसके करीब चला आया। मुँह ठीक करके ग्राउंड में जाइएगा, वरना नतीजा पिछले मैच जैसा ही होगा। तुम्हारी कसर बाकी रह गई थी, तुम भी आकर दिल जला लो। अब्द गुस्से में सीढ़ियाँ उतर गया। इसकी पूरी टीम पहले से ही मैदान में मौजूद थी। अगरचे वो सख्त, बेजार और दिल हो चुका था, मगर हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 30 मिनट के दौरान इसने 3 गोल कर लिए थे, जबकि जासिम सिर्फ एक दफ़ा गेंद को फील्डिंग पोस्ट के तरफ ले जा पाया था, मगर एक खिलाड़ी भी फुर्ती से इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मैच में जासिम ने बुरी तरह से नाकामी का मुंह देखा था। लड़कियों ने इस जीत की खुशी में हंगामा मचा दिया। आज का मैच इस लिहाज से भी खसूसियत का हामिल था कि इस मैच को देखने इनके सीनियर कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर अजफर और विंग कमांडर आदिल के साथ साथ एयर कमांडर निजब भी शरीक थे। वो अपने एक बहुत ही अजीज़ दोस्त को ख़त लिख रहा था। अली से इसकी बहुत पुरानी जान पहचान थी। इन दिनों अली सऊदीया में मुकीम था। इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू न होने के बराबर थी। वो दोनों ही एक दूसरे को लंबे में मुब्तला थे। खुसूसन अली तो बहुत ही लंबे ख़त लिखने की आदत 7-8 सफ़ात का ख़त लिखता था, ताकि अपना खाया पिया तक बताता और इसके ख़त में एक एक चीज़ को बहुत गौर से पढ़ता था। ख़त के इख्तिताम पर ये 4 लफ्ज़ तो ज़रूर लिखे जाते। तुम्हारे लिए बतौर तोहफ़ा अपने पड़ोसी फ़लाँ बिन फ़लाँ की एक मुर्गी चुरा कर ले आया हूँ। पूरा साल इसका गोश्त खाना, फिर भी 4-5 बोटियाँ भी बच जाएंगी। वो अली को ख़त के जवाब में ख़त लिख रहा था। मेरे प्यारे और बेहद मोटे अली, इन दिनों तुम्हारी याद बहुत बेहद बेकरार किए रखती है। हर मोटे ऑफिसर को देखकर तुम याद आ जाते हो। मेरा तो ख्याल था सऊदीया जाकर तुम कुछ पिघल जाओगे, लेकिन यानी तुम्हारे वजूद की कुछ चर्बी कम हो जाएगी, मगर मेरी ये खाम ख्याली भी रही। ज़ाहिर है पड़ोसी की मुर्गियों पर जो नज़र लगता था, बेचारी मुर्गियाँ तुम्हारे ताब नहीं पाती होंगी। तुम्हारी जो तबीयत की भला क्या कहने, वो भी अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आई। ये हाथापाई, ये मार कुटाई पंजाबी फिल्में ज़्यादा मत देखा करो, किसी दिन वैशी डोगर के रूप में सामने आ जाओगे। और हाँ, तुम्हें खाला और मामा बहुत याद करती हैं। हमारे लिए चोरी शुदा मुर्गियाँ लाने। यहाँ भी फार्मी कुकड़ियों का बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, और अगर कुछ लाना चाहते हो तो खाला के लिए अकीक और असली ज़ाफ़रान लाना, मामा के लिए वेलवेट की जायनमाज़ तस्वीर और खजूरी अनाज, लाला के लिए असली खजूरी टोपी, सौंप के लिए पूरे आज़ाद तुम्हारी लंबी वाली तस्वीर, जबकि मेरे लिए इन चीज़ों में से तो कुछ भी नहीं रह गया। सो एक जापानी म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर ले आना, और जो तुमने पियानो लाने का वादा कर रखा था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया। बस फरमाइशों की लिस्ट बनवा लेते हो। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज तक तुमने एक भी फरमाइश पूरी नहीं की। वो बड़े खुशगवार मोड में ख़त लिखने में मगन था। अली बहुत अरसा तक इसका पड़ोसी भी रहा था। इसके वालिदैन हयात नहीं थे और कोई बहन भाई भी नहीं था, और वो अपनी नानी के साथ रहता था। नानी का इंतकाल हो गया तो वो अपने मामू के पास सऊदीया चला गया। मामू बेऔलाद थे, सो ये इनके साथ रहने लगा। आपके पास इस वक्त अली के कोई 150 के करीब ख़त महफूज थे। जब कभी वो ज़रा बोरियत महसूस करने लगता था, अली के खतूत का ख़जाना निकाल कर बैठ जाता और फिर मुस्कुराहट इसके होंठों से चिपक कर रह जाती, मगर इस मोबाइल फ़ोन को गोया आपके होंठों की मुस्कान से बेर हो चला था। तभी तो पुरस्कून माहौल में ऐसा बेआहंग इर्तिशाद पैदा हुआ था। अब की सारी तवज्जो महविद एक चनाके से टूट गई। इसने कलम हाथ में पकड़े पकड़े मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्द जुरार से बात करवा दे। वही खिलखिली आवाज़ और गुफ्ता लहजा। अब्द ने एक गहरी सांस भरे और धीमी आवाज़ में बोला, फरमाइए, हमने क्या फरमाना है? फरमाते तो आप हैं, ऐसा तलख मिजाज अल्लाह की पनाह। इसने गोया मोबाइल छोड़कर कानों को हाथ लगाए थे। वो खामोशी से सुनता रहा।
मेरे गिफ्ट का भला तुमने क्या हश्र किया था? नन्हा सा मोबाइल अपनी ना कदर। खैर यहाँ तो इंसानों की कदर नहीं, चीज़ों का भला क्या रोना। वो ख्वाह दुखी होने की कोशिश कर रही थी। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ इस वक्त क्या कर रहे हो आप? बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा जा रहा था। तुमसे मतलब? वो कागज़ और कलम एक तरफ रखकर कारपेट पर लेट गया था। मुझे ही तो मतलब है, वैसे तुम ना बताओ, मैं फिर भी जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। इसका अंदाज मैंने खेज था। अच्छा तो फिर बता दे मैं क्या कर रहा हूँ? अब ने चुपते लहजे में पूछा। अली को ख़त लिख रहे थे ना, इसने वसूख से कहा था। वो चौंक गया और वो इसी तरह इसे चौंकाए रखती थी। ना चाहते हुए भी वो सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो है कौन। कम से कम इसके करीब कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इसके रोज़मर्रा मामूलात तक से बाखबर रहती। तो फिर ये निमिशा इकराम कौन थी? तुम जानती हो अली कौन है? इसने बहुत मोहतात अंदाज में पूछा। हाँ, उधर से फ़ौरन जवाब आया। तो फिर बताओ, तुम्हारा दोस्त है, वो सोचते हुए बोली थी। हालांकि वो ये बात जानती थी मगर अंदाज यूँ था गोया सोच विचार के बाद तुक्का मारा गया हो। हाँ, अब बुड़बुड़ाया। इसके अलावा पता है अली कौन है? अब फिर से वो तजस्सुस की मार रही थी। कौन है? तुम्हारी खाला का होने वाला दामाद। तुम कैसे जानती हो? अब गोया शिश्ता रह गया था। वो कोई आम रॉन्ग कॉल तो नहीं लगती थी। आज से पहले तक इससे बस आम से अंदाज में बात कर रहा था, इसलिए तो आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मगर इस वक्त वो हैरान रह गया था। ये बात आजकल अम्मी और खाला के दरमियान डिस्कस हो रही थी। अली के मामू ने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में मोना के लिए पसंदगी की जाहिर की थी, मगर ये इंतहाई घरेलू बात भला इस नजमी लड़की को कैसे पता चली थी? इसका दिमाग चकरा कर रह गया था।